बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो आर्टिकल डिस्कस करने को है वो है किरचॉफ्स रूल। ओहम्स लॉ के बाद किरचॉफ्स रूल की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और किरचॉफ रूल क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स के दो रूल हैं जिनमें से आज हम इस लेक्चर में पहला रूल डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लिखा। इसके कुछ और नाम भी मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। इसको किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं, इसको नोडल रूल भी कहते हैं, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, और इसको एब्रीविएशन हम दे देते हैं KCL की। तो ये मैंने आगे KCL भी लिख दिया। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब मेरे पास ओहम्स लॉ मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो फिर किरचॉफ्स लॉ क्यों आ गया। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस तरह के सर्किट्स जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़े, तो आप सिर्फ ओहम्स लॉ के सहारे ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सर्किट है। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास ऐसा सर्किट हो जिसमें नंबर ऑफ बैटरीज एंड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड हैं, तो फिर यहां पर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में वी यूज किरचॉफ्स रूल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जस्टिफाई करना है कि किरचॉफ्स का रूल क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसकी सबसे आसान जस्टिफिकेशन यह है कि जो किरचॉफ का रूल है वो उन जगहों पर भी लग सकता है जहां ओहम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल, और वो जगह कौन सी है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है। स्टूडेंट्स, ये जो बात मैंने कही है, ये पेज नंबर 46 के पहले पैराग्राफ पे आपकी बुक भी कह रही है कि किरचॉफ जो रूल है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पर लग सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको किरचॉफ रूल समझाऊं, मैं आपको किरचॉफ्स रूल से मिलती जुलती एक आसान एग्जांपल देता हूं। अगर वो समझ में आ गई तो किरचॉफ रूल बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। मैं अगर इस पॉइंट पर देखूं तो मैं देखता हूं कि 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। अब जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर इस पाइप के आगे मैं 3 छोटे छोटे डिफरेंट डायामीटर्स के पाइप लगा दूं, आप देखेंगे कि किसी में से कम पानी गुजरेगा, किसी में से ज्यादा पानी गुजरेगा। लेकिन अगर मैं पहले पाइप में देखूं, इसमें हमारे पास 3 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। अगर मैं दूसरे पाइप में देखूं, उसमें किसी भी पॉइंट पर 2 लीटर पानी फ्लो करता है। और अगर मैं तीसरे पाइप में देखूं, उसमें किसी भी पॉइंट पर 5 लीटर पानी फ्लो करता है। हालांकि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर रही है, लेकिन अगर आप टोटल तीनों पाइप्स का कुल मिलाकर देखो तो 10 लीटर ही है ना। इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि पाइप में इस पॉइंट से पहले अगर 10 लीटर फ्लो कर रहा था, तो इस पॉइंट के बाद भी कुल मिलाकर 10 लीटर ही रहेगा। डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं हो सकता। जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ाया था। आप हैरान होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ फ्लूइड्स की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किरचॉफ रूल भी बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात कहता है। किरचॉफ रूल कहता है कि अगर मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, ये जो पॉइंट मैंने शो किया, इमेजिन कर लें इस नोड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, अगर 2 एम्पियर करंट यहां से और 3 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा हो, तो मैं कह सकता हूं इस नोड की तरफ टोटल 5 एम्पियर करंट जा रहा है। और जब मैं देखता हूं इस नोड से दूसरी जानिब जो करंट नोड से निकल रहा है, वो एक वायर में 1 एम्पियर है और दूसरी वायर में 4 एम्पियर्स है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं टोटल देखूं तो ये भी जो फ्लो कर रहा है नोड से अवे 5 एम्पियर्स ही बनता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल वैसे ही फ्लूइड वाली एग्जांपल की तरह, जितना करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है टोटल, उतना ही करंट इस पॉइंट से आगे जाएगा। उसका सम कांस्टेंट ही रहता है। अगर 10 एम्पियर्स आ रहा है तो 10 एम्पियर्स ही आगे जाएगा, अगर 5 है तो 5 ही आगे जाएगा। तो अगर आप लोग फ्लूइड वाली वो एग्जांपल समझ लें
तो करंट के बिहेवियर को समझना बहुत आसान हो जाता है। यही हमारे पास किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है। और स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट है जहां पर करंट आ रहा है और फिर आगे जा रहा है, यह पॉइंट नोड कहलाता है। क्योंकि यहां यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से याद रखिएगा हमने किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल भी बोला, और क्योंकि उस पॉइंट को मैं नोड कहता हूं इसलिए नोडल रूल भी बोला, और क्योंकि हम इसमें करंट की बात कर रहे हैं थ्रू आउट, इसलिए इसको किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि KCL भी कह दिया। तो स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर 10 लीटर पानी पाइप में आ रहा है तो जब वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो टोटल कुल मिलाकर 10 ही रहेगा। इसी तरह से अगर कुछ करंट जो है वो सर्किट्स में मूव कर रहा है किसी पॉइंट की तरफ, तो उतना ही करंट हमारे पास उस पॉइंट से आगे भी जाएगा। ये है किरचॉफ का बड़ा सिंपल सा रूल। स्टूडेंट्स मैं किरचॉफ के इस रूल से को डिफाइन कर देता हूं कि सम ऑफ करंट्स flowing towards a point is equal to sum of currents flowing away from that point। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया कि ये करंट I1 और I2 ऐसे जाकर इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वो दोनों करंट्स हुए जो टूवर्ड्स दिस पॉइंट फ्लो कर रहे हैं। तो जितना इनका सम होगा, याद रखिएगा वो करंट जो आगे यहां से निकल रहा है I3 और I4 जो अवे मूव कर रहा है, उसका सम भी इसी के बराबर होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किरचॉफ रूल की एक और डेफिनेशन भी है जो कि मैं जगह छोड़ रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं वो क्या डेफिनेशन है। फिलहाल जो मैंने यहां पर देखा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। वो क्या है जी? करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट, करंट सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट। तो वो कौन कौन सा करंट है जो फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट है? वो I1 और I2 है। तो उनका सम बराबर होगा किसके? सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अवे कौन जा रहा है? I4 और I3। तो उनका सम ये बराबर होगा। पहले I3 लिख देता हूं, तो I3 प्लस I4। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं I3 और I4 को इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं तो आपको मालूम है कि वहां तो वो पॉजिटिव है, तो इधर आकर वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो I4 भी इस तरफ आकर माइनस I4 बन जाएगा। जब मैं दोनों चीजें इधर ले आया तो उधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो मैं कह सकता हूं उधर क्या है? 0 है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां से हम एक और बात भी नोट कर रहे हैं। वो करंट जो पॉइंट की तरफ जा रहा है, इनको अक्सर हम कन्वर्जिंग करंट भी कहते हैं। कन्वर्जिंग करंट, कन्वर्ज करने का मतलब होता है जमा होना एक पॉइंट पर। तो ये कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट पर जमा हो रहा है। और I3 और I4 इससे आगे निकल रहा है, इसको बोल सकते हैं हम कि ये डाइवर्जिंग करंट है, ये डाइवर्ज हो रहा है। आपकी बुक ने ये वर्ड्स यूज नहीं किए, जस्ट आपको बता रहा हूं, आप भी ना यूज कीजिएगा बेशक। जरा तवज्जो कीजिए, I1 और I2 यानी कि जो पॉइंट की तरफ जा रहे थे वो पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन है, जबकि I3 और I4 जो हैं उनके जो हमारे पास अवे जाने वाले हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब यहां मैं ये मेंशन कर देता हूं, कन्वेंशन क्या है हमारी, कि याद रखिएगा करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स नोड, टूवर्ड्स nodes are taken positive। वो करंट्स जो नोड की तरफ जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कैलकुलेशंस में भी। इसी तरह से करंट फ्लोइंग
टूवर्ड्स की जगह अवे फ्रॉम नोड्स आर टेकन नेगेटिव, और वो करंट जो उस नोड से आगे जा रहे होते हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी हम ऐसा ही करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज को मैं इकट्ठे क्या लिख सकता हूं, ये सारे करंट्स का सम है, और सारे करंट्स का सम क्या आ रहा है, 0। तो मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा आई, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। ये है हमारे पास दूसरी डेफिनेशन की बेस बनेगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ के दूसरी स्टेटमेंट कि algebraic sum of all currents is 0। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी दो डेफिनेशंस और ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसको जरा तवज्जो से देख लीजिए। अब मैं इस आर्टिकल को कंक्लूड करने लगा हूं। इसके कंक्लूजन में हमने क्या सीखा बेसिकली, वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूं। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इस इक्वेशन को मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं। ये रफ वर्क कर रहा हूं, आपकी बुक ने नहीं किया, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। ये वाली इक्वेशन यहां पर दोबारा लिख रहा हूं। क्या है ये इक्वेशन जी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये इक्वेशन दोबारा लिख दी मैंने। स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी इक्वेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा I1t, ये आ जाएगा I2t, ये आ जाएगा I3t, और ये आ जाएगा I4 और साथ t। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से चार्ज किसके बराबर आएगा, टाइम उधर जाकर करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चार्ज किसके बराबर आया, चार्ज बराबर आया करंट इनटू टाइम। इसका मतलब ये क्या है, ये करंट इनटू टाइम ही तो है, तो ये चार्ज है। ये भी करंट इनटू टाइम है, ये भी चार्ज है Q2। ये करंट इनटू टाइम है, ये चार्ज है Q3, और ये चार्ज है Q4। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे पास जितना चार्ज उस पॉइंट की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज उस पॉइंट से आगे जा रहा है। और हकीकत भी ऐसे, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहां से 10 चार्ज जाए लेकिन आगे जाकर वो 12 हो जाए, तो वो 2 कहां से आए। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां से 10 आए हैं और आगे 8 गए हैं, तो वो 2 जो है हमारे पास वो कहां गए। इसका मतलब चार्जेस ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना क्रिएट हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है किसी सर्किट में वो कंजर्व रहता है। चार्जेस ना ही फना हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, ना ही चार्जेस पैदा हो सकते हैं। सर्किट के अंदर वही चार्जेस रहेंगे जो पहले से मौजूद हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है किरचॉफ फर्स्ट रूल का जो कंक्लूजन है। क्या सीखा हम लोगों ने, हमने सीखा कि इफ there is no sink or source, if there is no sink और सोर्स, अगर कोई सिंक और सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चार्ज ले या ऐसी चीज नहीं है जो चार्ज एंटर करे सर्किट के अंदर, यानी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है जैसे बैटरी है, तो फिर उस सूरत में याद रखिएगा टोटल चार्ज flowing towards a point is equal to total charge flowing
away from that point। और इसी को आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमने क्या सीखा इस आर्टिकल में कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है यानी कि KCL, किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है, किरचॉफ करंट रूल, वो क्या शो कर रहा है? इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है जो आपने यहां पर देखा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल। आई होप कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, स्पेशली जब फ्लूइड डायनामिक्स की पाइप वाली एग्जांपल आप समझ लें तो उसके बाद किरचॉफ के रूल को समझना इतना मुश्किल नहीं रहता, वो बहुत ऑब्वियस सा लगता है। स्टूडेंट्स, तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए